नमस्कार। इस विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है अरुणाचल प्रदेश की दो ऐसी बेटियां जिन्होंने सही मायने में इतिहास रचा है। मौजूद है वो आवाज जिन्हें लोग द लीगल लेडी के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, एम्पावर शी वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की काउंसिल, जिन्होंने दुबई से लेकर वियतनाम तक महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा लिखी है। मैडम ज्योति जोंगलुजू, टू करेक्ट एडवोकेट ज्योति जोंगलुजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है मसल ऑल और विल पावर का एक नया बेंच मार्क जिन्होंने सेट किया है। साउथ एशियन और एशियन चैंपियनशिप्स की गोल्ड मेडलिस्ट और अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल में नए चैंपियंस तराशने वाली मैडम हिलांग याजिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हिलांग मैम और ज्योति मैम, आप दोनों की जर्नी लगभग सेम ही है। आपने अरुणाचल से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक के सफर तय किया है। तो सबसे पहले ज्योति मैम, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का सफर कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से किया है एंड मास्टर LLM सब कुछ मैंने दिल्ली से किया है। तो प्रैक्टिस मैंने वहीं से किया है, इंटर्नशिप से लेके फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया था। तो जब फाइनल ईयर ग्रेजुएशन होने तक तो खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि जस्ट जाके आर्ग्यू करना है, मतलब कोर्ट में खड़ा होना है। क्योंकि आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलते, इनरोलमेंट नहीं होता है, आप इंटर्नशिप करते समय में आप मतलब ऑफिस वर्क आप कर सकता है, बट आप कोर्ट में जाके खड़ा नहीं हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इनरोलमेंट कर लिया, जिस ईयर में मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसी ईयर में मैंने इनरोलमेंट भी कर लिया। तो उसी ईयर में ही मेरा फर्स्ट केस भी आया। तो माई फर्स्ट केस का जो फी था अभी तक भी मुझे याद है, बिकॉज उस रुपया को मैंने मतलब लाइक पेरेंट्स को दिया और मैंने कुछ अपने लिए रखा, जो कि मैंने अभी तक रखा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट जो फी था इट वाज 60,000 बैक देन। वो बहुत ज्यादा था, आज शायद वो कम लगेगा, बट उस टाइम के लिए वो बहुत ज्यादा था। अभी भी मैं सोचती हूँ कि मेरा फर्स्ट केस का फी 60,000 था एंड वो केस भी अरुणाचल से ही था, जो दिल्ली में किया था, मतलब एक कंपनी के खिलाफ में किया था। तो हाँ, तो ऐसे होके मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। थैंक यू मैम। फर्स्ट आर ऑलवेज प्रीशियस। यस। तो अभी हिलांग मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफर कब और कैसे शुरू हुआ? 2000 बैक इन 2016 तब हम 16 इयर्स का ही था, तब से हम जिम एक्चुअली स्टार्ट किया था। बट बहुत लोगों को अभी लगता है कि हमको बहुत लोग अभी जाना है, बट एंड बहुत लोग सोचते हैं कि अभी ही हम वो नेम एंड फेम एंड रिसेंटली हम बॉडी बिल्डिंग करके ही, मतलब कुछ साल में ही हम अपना नेम एंड फेम थोड़ा रेज किया है, वो सोचते हैं। बट हम एक्चुअली 2016 से ही जिम स्टार्ट किया था, जब एक्चुअली जिम में ज्यादा लड़की लोग होता भी नहीं था, तब से हम स्टार्ट किया था। सो बहुत साल तक तो हम स्टेट में ही कंपटीशन करता था। एक्चुअली हमको पता नहीं था कि बाहर में कंपटीशंस वगैरह खेल सकते हैं लड़की। एंड हम लोग का यहाँ का, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो थोड़ा मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, तो बाहर भी उसी को ही ले जाता था, मतलब मेल लोग को, हम लोग को आइडिया ही नहीं होता था। सो बीच बीच में हम कुछ ईस्टर्न वाला कंपटीशन खेला है, बट उतना तक इतना आइडिया नहीं था। बट 2023 या 22 में हम शायद फर्स्ट टाइम नेशनल सिक्किम में खेला था। तो वहाँ में पार्टिसिपेट करके हमको पता चला कि एक्चुअली कंपटीशन ऐसे होता है हल्के। सो वहाँ से हमको ज्यादा ऐसा लगा कि हमको और कंपटीशन करना चाहिए बोल के। एंड फर्स्ट टाइम में तो नेशनल में हम 4th आया था, बहुत रोया था हम उसमें, क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि हम 3rd तक तो आ जाएगा होगा के। बट ऐसे नहीं कि हम घमंड किए कि हमको मिलना चाहिए था, वो डिजर्व नहीं, हम डिजर्व करते, वो डिजर्व नहीं करते, ऐसे तो नहीं था। बट आफ्टर दैट उसके बाद हम नेशनल्स में फिर ट्राई किया, तो हमको नहीं मिला, उसमें हम कुछ भी पोजीशन नहीं आया, तो हम बहुत डिस्करेज हो गए थे उस समय में। बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर वापस ट्राई किया, तब हम फर्स्ट टाइम नेशनल में सिल्वर मेडल लाया था। एंड उसके बाद इंटरनेशनल ट्राई किया वही ईयर में, बट नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम सोचा कि ये साल और एक बार ट्राई करके देखते हल्के। तो आफ्टर दैट हम वही मेडल्स वगैरह साउथ एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में लाए। ज्योति मैम, अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्रिमिनल लॉ जैसे चैलेंजिंग फील्ड में आने का इंस्पिरेशन क्या था? अगर पापा मम्मी को फ्यूचर में सेव करना है, अगर मेरा सिस्टर्स को फ्यूचर में सेव करना है, तो मुझे लॉ लेना चाहिए। तो तभी से मेरा ये था कि मुझे एडवोकेट ही बनना है। लेकिन वो जर्नी में मुझे इतना कुछ पता चला, आज मैं जब सोसाइटी में देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था लॉयर बनने का, बेस्ट डिसीजन। क्योंकि जब ऐसे देखता है कि हर दिन आप फेस कर रहे हैं, हर दिन आप घर का अंदर में ही, मतलब आप असॉल्ट देख रहे हैं, रेप केसेस देख रहे हैं घर का अंदर में ही। तो जब आज मैं क्रिमिनल लॉ जब चूज किया, और क्रिमिनल लॉ मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है, ऐसा लगता है कि
ये लिटिगेशन जो एडवोकेट है ना, वो मेरे लिए ही बना है, मुझे ऐसा लगता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है ना। मतलब ये करके मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ मैं कर सकती हूँ ना, और हर किसी के लिए मैं लड़ सकती हूँ। और इतना डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है, लोग बोलते हैं ना कि अभी जनरेशन चेंज हो गया। नो, आज 21st सेंचुरी है, बट आज भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की है तो हमने खाना खा के रखा है तो वो थाल को उठा के आपको रखना है, लड़की का ड्यूटी है। आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाओ ना, काम तो आपको सीखना ही पड़ेगा, घर आके आपको चाय खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बट वो गलत नहीं है, चाय खाना अपने लिए बनाना क्या गलत है, अपने अपनों के लिए बनाना क्या गलत है। लेकिन जो माइंडसेट है, आप लड़की है, आप जितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, ऑफिसर भी बन जाओ, आप घर में आके यही चीज करना है, ये माइंडसेट गलत है। घर में अपनों के लिए बनाने में क्या खराबी है, बना सकते हैं, वो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन दिस माइंडसेट, आज 21st सेंचुरी है, बट आज भी ये माइंडसेट तो है। तो इसलिए लगता है कि हाँ, क्रिमिनल लॉ लेके बहुत अच्छा किया है। दिलाग मैम से जानना चाहूँगी कि आप कह रही थी कि आपने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी, तो चैलेंजेस जो आपने फेस किए, क्या वो आप बताना चाहेंगे? आपने कहा था कि जिम में ज़्यादातर लड़के ही होते थे, तो इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं। तो स्टार्टिंग में हम छोटा में एक्चुअली हम वो भी करता था, ताइक्वांडो भी था जब हम क्लास 6 में था। बट मेरा पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है सो वो लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो मेरा जो मम्मी था वो उस समय में हमको ऐसे हम जब ताइक्वांडो में जाता था, हम साई में था, तो वो लोग, मेरी मम्मी का थिंकिंग जो ऐसा था कि ये सब स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में जाके लड़की को प्रॉब्लम होगा, ऐसे ऐसे हमको बोला था। तो लेकिन भी हम जाता था, हम वापस आके ना एवरीडे घर में मार खाता था हम जो। तो एक पॉइंट का बाद हम ऐसे हो गए थे कि अभी कितना मार खाएगा के, तो हम छोड़ दिया। लेकिन हम जो ऐसा था कि बोर्न डांसर था हम, तो हमको डांस लाइक छोटा से आता था। सो हम क्रिश्चियन हैं, तो हम चर्च में एवरी क्रिसमस में हम डांस करता था। तो डांस वहाँ में सीखते सीखते हम जो स्टेट का कंपटीशंस वगैरह होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया। सो उस समय में ऐसे था कि उस समय में हम बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दिया था, बट वही जैसे स्टेट में कंपटीशन करता था और इतना सीरियस नहीं था। तो जब डांस करता था, सो मेरा जो रिलेटिव्स वगैरह था वो लोग का एजम्पशन ऐसा था कि ये तो ऐसे जहाँ था डांस करता है, मतलब ये जल्दी शादी हो जाएगा। अच्छा। ऐसा वाला वो लोग का पर्सपेक्टिव था उस समय में। लेकिन अभी सोचने से उस समय में भी हम कभी डांस को एज ए प्रोफेशन हम नहीं समझता था, हमको कुछ अलग करना था। बट डांस तो हम पहले से सकता ही था नेचुरली, इसलिए हमको इंटरेस्ट था उसमें। सो बॉडी बिल्डिंग जब फर्स्ट किया था, स्टेज में किया था, तो उस समय तो स्टेज में जब करते तो हम लोग बिकिनी नहीं पहनते हैं, बट थोड़ा शॉर्ट टाइप से पहनते हैं, स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह पहनते हैं। बट उस समय भी बहुत यहाँ में प्रॉब्लम था कि ऐसे कपड़ा पहन के कैसे स्टेज में उठ गया, मतलब जी हाँ। बहुत बड़ा इश्यू था ये जो उस समय में बहुत बोला है। एंड उस समय में हम बहुत मस्क्यूलर तो नहीं था, बट नॉर्मल लड़की के कंपेयर में हम थोड़ा ह्यूज था, थोड़ा मस्क्यूलर था। सो सबका ऐसा बोलना था कि लड़की तो इतना मस्क्यूलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोल के वो लोग। और वो लोग ऐसे माइंडसेट था कि मस्क्यूलर मतलब आप स्टेरॉइड्स ही लिए, मतलब ऐसा वाला माइंडसेट था सबका। बट हम ऐसा था कि फिर भी हम करते थे, मतलब पहले से ऐसा था कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसे भी हो गए थे कि बार बार सोसाइटी लोग भी, मतलब सोशल मीडिया में भी ट्रोलिंग होते रहता था कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता हल्के। और क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, तो बहुत लोग ऐसा माइंडसेट भी था कि इससे अच्छा तो तुम ओलंपिक स्पोर्ट्स कर लो, कुछ तो मिलेगा वहाँ से ना, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमको ऐसा बोलता था। बट आई थिंक कि जो स्पोर्ट्स चूज करते हैं, हमको लगता है कि वो उसका पैशन है, वो स्पोर्ट्स के लिए अलग से ही प्यार है उसके लिए, तो ही जाके वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स चूज करते हैं। अगर फ़ायदा कोई देख के स्पोर्ट चूज़ करना होता, ऑब्वियसली सब ओलंपिक स्पोर्ट्स ही चूज़ करेगा। तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा करके हम चूज़ किए। एंड मेरा माइंड में पहले से ऐसे सेट था कि यहाँ में ज़्यादा लड़की लोग नहीं करते हैं। सो हमको वो स्टेरियोटाइप वाला उसको तोड़ना था कि हम वो फर्स्ट लड़की बनेगा यहाँ में। एक्चुअली बोलने से मेरा से पहले एक मैम है जो बॉडी बिल्डिंग डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग में था, एंड हम मॉडल फिजिक है, दोनों में डिफरेंस है। सो वो मैम एक समय के बाद वो नहीं खेला है, उसके बाद हम जो आया है, तो हम खेलते खेलते हम सोचा है कि अभी हम इतना तक कर ही लिया तो हमको फर्स्ट होना है स्टेट का, ये कैटेगरी में हमको फर्स्ट मेडल लाना है। क्योंकि हमको लगा कि अगर अभी हम एक पॉइंट पे आके अभी छोड़ देने से मेरे लिए ज़्यादा लॉस है, दूसरा का कोई लॉस नहीं है, मेरे लिए ही लॉस है। एंड जो चीज़ हमको बहुत इंस्पायर करता था बोलने से, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए,
ऐसे तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि 100% से 80% तो इतना मज़ा नहीं लगता था वो लोग, लेकिन जो 20% था वो लोग हमेशा ऐसा बोलता था कि तुमको देख के हम लोग बहुत इंस्पायर हो रहा है, वो लोग हमको ऐसा मैसेज करता था। एंड कोई लोग था, मैम लोग, जो हमको देख के मेरा से सीखने का मन है, ऐसा वाला चीज़ था। तो वो लोग हमेशा हमको ऐसा बोलते थे, उसके वजह से हम जो एक हम खुद इंस्पायर होता था कि जो अलग इंसान लोग हैं वो लोग हमको देख के इंस्पायर हो रहे, उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, मैं ऐसा सोचता था। तो उससे करके हम आगे बढ़ा है। एंड फाइनेंशियली तो बहुत चैलेंजिंग है ये स्पोर्ट्स, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो बहुत एक्सपेंसिव वाला स्पोर्ट्स है, आपका डाइट से लेके इक्विपमेंट से लेके आपका कॉस्ट्यूम वगैरह भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो मेरा पेरेंट्स तो अफोर्ड तो नहीं डायरेक्टली नहीं कर पाता था। हम ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं था, बट वो फाइनेंशियली हमको सपोर्ट नहीं कर सकता था, और वो चीज़ को हम बहुत अर्ली एज में हम समझ चुका था। तो ऐसा करके बट जब हम जिम में ट्रेन करता था, हम एक्चुअली जुम्बा टीचर भी था, आफ्टर दैट हम ट्रेन करता था, तो हमको ऐसे वाला मैम लोग, मेरा क्लाइंट्स लोग मिला ना, जो हमको वो लोग इतना सपोर्टिव था मेरे लिए। तो हम ऐसा नहीं बोलेगा कि फर्स्ट जब इंटरनेशनल हम कंपटीशन किए हमको मेरा फैमिली लोग सपोर्ट किया, हम बोलेगा कि मेरा क्लाइंट लोग हमको सपोर्ट किए। ऐसा था कि फर्स्ट टाइम जा रहे तो मैम लोग थोड़ा थोड़ा डोनेशन करके, उस समय में गवर्नमेंट का ऐसा सपोर्ट ऐसे भी हम नहीं लिए, क्योंकि हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो मैम लोग ऐसा करके भेजा है। सो वो लोग मेरा मेहनत को देख के हमको सपोर्ट किया है, तो ऐसे ऐसे करके हम वो स्टेज में पहुंचा है। एंड बिकिनी सबसे ज़्यादा और फाइनेंशियली हमको सबसे ज़्यादा आई थिंक चैलेंजिंग लगा है, बट हमको लगता है एक पॉइंट पे आने के बाद आप जब वो थोड़ा सा अचीव कर लेते हैं ना, सो एक्सेप्टेंस जो नॉर्मल हो जाता है तब। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने वियतनाम और दुबई जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लेक्चर्स दिए हैं, तो एक इंडियन लॉयर के रूप में वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जेंडर इक्वालिटी पर बात करना आपके करियर का कितना बड़ा माइलस्टोन है? अगर आपको बाहर देश आपको बुला रहे फॉर द जो भी आपको स्पीकर मतलब बुला रहा है, आपको लेक्चर्स देने के लिए बुला रहे हैं, सो ये तो बहुत बड़ा बात है। मतलब हम जैसा लड़की नाफरा एक छोटा जगह है ना, वहाँ से आपको मतलब कभी जिंदगी में सपना में भी नहीं सोचा था। सिर्फ सपना तो ये था एक गाड़ी खरीद सकूं, ये सपना था, एक गाड़ी खरीद सकूं, पीछे मम्मी को बिठाऊं, पापा को बिठाऊं, फैमिली को बिठाऊं, एक यही सपना था। घर बनाएगा तो सपना कभी सोचा नहीं था, और बाहर देश में जाके लेक्चर देगा वो भी हम कभी सोचा नहीं था। तो द लैंग्वेज जो बैरियर है वो तो है, बट आपको ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, आपको ये हर सोसाइटी के लिए अचीवमेंट है, कम्युनिटी के लिए अचीवमेंट है, और ये एक अरुणाचल स्टेट के लिए भी अचीवमेंट है, और ये इंडिया के लिए भी, जो आपको बाहर देश से आपको एक लेक्चर देने के लिए आपको बुला रहे हैं। सब कुछ उन लोग ही फाइनेंस करके हम लोग को बुलाता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। पता नहीं किसी और को क्या लगे, लेकिन मेरे लिए तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सपना था ना, क्या था ज्योति जुंगजू, आपका लाइफ क्या हो रहा है। मतलब हम प्राउडली और हैप्पीली हम बोलते हैं कि हम सच में भी बहुत ऐसा ब्लेस्ड फील करते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था। पापा मम्मी को कभी कभी पूछते हैं, परसों भी मैंने मम्मी को पूछा, कभी सोचा था आपका बेटी ऐसे करेगा और के, तो मम्मी बोलता है सोचा तो नहीं था, कैसे हो गया होगा ना, ऐसे वो खुद ऐसे बोलते। तो मतलब ये मेरे लिए एक बहुत सपना है कि मैं कहीं और पहुंच रही हूँ, और थैंक गॉड की, और थैंक्स टू माय क्लाइंट, और थैंक्स टू माय सोसाइटी, थैंक्स टू माय कम्युनिटी, एंड थैंक्स टू द अरुणाचली पीपल एंड ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न। इन लोग ने इतना प्यार दिया, और क्या नॉर्थ ईस्टर्न, ऑल द इंडियन, हाँ, जो मुझे इतना प्यार दिया। दिल्ली जैसे जगह में आपको केस मिलना, वहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, वहाँ पे आपको केस मिलना है कि नहीं, मतलब केस मिलना, वहाँ में वी आर रेडी कि हम लोग 500 रुपया भी काम कर दूँ, ऐसे वाला एरिया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। तो वहाँ में मुझे वहाँ का लोग ने बिलीव किया, और एक अच्छा खासा ऑफिस खोलने का मतलब वो लाइक बनाया। सीपी कैनॉट प्लेस सब जानते ही होगा, कैनॉट प्लेस इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, बट वहाँ पे ऑफिस खोल सका, मंथली रेंट दे सक रहे, तो वो तो उनका ही ब्लेसिंग है, और सभी क्लाइंट्स का ब्लेसिंग है, और जगह जगह पे अभी हम खोल पा रहे हैं जो ब्रांचेस, तो वो तो उनका ब्लेसिंग ही है। तो थैंक यू। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट हर कोई नहीं करता है, कोई कोई हमें एक्सेप्ट भी करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब रह सकना, वहाँ पे आप सरवाइव कर सकना, इट्स नॉट इजी। अभी एक डिजिटल एज है, तो विमेन जो ज़्यादा वर्नरेबल है ना ऐसे एक्सप्लॉइटेड होने के लिए, तो स्पेशली जो यंग गर्ल्स है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उन लोग का जो आइडेंटिटी है उसको स्टील करना और फिर उसको मॉर्फ करके ऐसे उन लोग को डिफेम करना,
अभी जो यंग गर्ल्स है या फिर हम लोग का जितना एज का जो है, तो वो कैसे लीगली अपना आइडेंटिटी और अपना प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी जस्ट रिसेंटली एक अरुणाचली गर्ल्स के साथ भी ऐसा हुआ। शी इज़ इन वियतनाम, तो वो वहाँ में है, तो कोई उसका लाइक वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, सो उसका कोई किसी ने मतलब गलत तरीका से फोटोज़ को एडिट करके तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो कभी कभी जब ऐसे समय आता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि खुद से डील करने के लिए करता है। आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ गलत किया नहीं, कोई आपका फोटोज़ को एडिट कर रहा है, जो भी कर रहा है, आपने तो कुछ गलत नहीं किया। अगर आप गलत भी करते हैं तो वो कौन होता है, उसको पब्लिकली डालने वाला कौन होता है? वो उसका पास राइट नहीं बनता है। तो ऐसा सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, आप ये करते हैं कि हम छुपाने का चक्कर में रहते हैं, तो उनको वो इंसान जो ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब मनी एग्जॉर्शन टाइप का कर रहा था, तो और जब उन्होंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने की कोशिश किया, तो यहाँ को जो अथॉरिटी है वो ये बोल रही कि आपका साथ में जो भी हो रहा है वियतनाम में हो रहा है, आपको वहाँ फाइल करना होगा, बट जो इंसान है वो इंडिया का ही है। तो ऐसे समय में आदमी कंफ्यूज हो जाता है व्हाट टू डू, तब उन्हें क्या करने लग जाते हैं, खुद से डील करने लग जाते हैं। बट आप जब खुद से डील करते हैं तो और फंसते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। साइबर क्राइम, आप अगर देखा जाएगा, साइबर क्राइम इज इन एवरीवेयर। इनफैक्ट अरुणाचल में तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ये चीज को लेके बताया था, मेरा साथ हुआ है। कोई मेरा फेसबुक में जो द लीगल लेडी पेज है, हमेशा इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं। आई वॉज लाइक, हम हमेशा इग्नोर करते हैं वो चीज को। बट वन टाइम ऐसा हो गया था कि टू मच, दैट पर्सन मेक अ वीडियो, और वो वीडियो इतना गंदा था, टू मच। मैंने सोचा इसको अभी तो सबक सिखाना ही होगा। मैंने सब स्क्रीनशॉट लिया। मैंने आपको ये बता दूं कि आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, cyber.gov.in समथिंग ऐसा है, आप वहाँ जाके फाइल कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट दे दीजिए। अरुणाचल में ऑलरेडी साइबर जो क्राइम है ऑलरेडी खुला हुआ है। वो लोग आपको 2 दिन के अंदर में फोन करता है, 2 दिन के अंदर में फोन करेगा और आपसे जो आपका पास में डॉक्यूमेंटेशन है वो लेगा, एंड देन उसने क्या करते कि पता भी कर लेते कौन है। मेरा तो पता कर लिया था कौन है। मैंने देखा बेचारा वो एक स्टूडेंट था, देख के दया लगा मुझे। मैंने जब उसका जो कमेंट किया ना, वहां जाके मैंने उसका नाम, उसका फादर मदर का नाम पूरा क्लिक करके वहां डाल दिया ना, उसी समय उसने डिलीट किया। मुझे मैसेज लिख के भेजता है, ज्योति मैम आई एम सॉरी, गलती हो गया। तो मैंने उनका ऊपर एक्शन नहीं लिया, बिकॉज उनका भी अपना करियर है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर कभी भी आपका साथ ऐसा होता है, आप उसको ऐसा मत कीजिए कि मतलब आप प्राइवेटली डील करेगा, ऐसा मत कीजिए। साइबर सेल इज देयर, आप वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन से भी। बहुत अपोजिट वाला फील्ड में ज्वाइन किया है ना, तो उस बीच में भी जब आप लर्निंग स्टेज में था तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि आप ब्रेक डाउन हुआ हो, पर उसके बाद में आप फिर ट्राई किया कि हम इसी चीज को एक वेपन का तौर पे यूज करके हम और ज्यादा मतलब मोटिवेट देगा दूसरा लोग को? हमको लगती है क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे भी आप आगे बढ़ो मत बढ़ो मिलेगा। आगे बढ़ने से थोड़ा कम मिलेगा, नहीं बढ़ने से और ज्यादा मिलेगा ऐसे। तो हमको लगता है मिलेगा ही। बट आपका जो आप ट्रस्ट करते हैं, जो प्रोसेस में इंसान आपका सामने है ना, उसका वो पॉइंट पे आपको बात सुनना बहुत जरूरी है, एंड अपने आप पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। सो ऐसे करके ही हम अपना वो पॉइंट को क्रॉस किया। मैम, चलते चलते आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है। अब आप दोनों अपने अपने क्षेत्र में अरुणाचल का नाम रोशन कर रही है, तो अगर आप चाहें और आपकी जो ख्याल है, अगर आप सोचते हैं कि अगले 5 सालों में हमारे जो राज्य के युवा हैं वो किस दिशा में आगे बढ़े? फर्स्टली हमें बोलना चाहिए कि जैसे मैम बोला है कि पढ़ाई करना स्टार्ट करो, वो हमको भी लगता है। एंड हम भी आरजी स्टूडेंट रह चुका है पॉलिटिकल साइंस में, एक्चुअली मास्टर्स कर चुका है। सो हमको उस पॉइंट पे लगा है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आपका पास बेसिक एजुकेशन होता है ना, तो रिस्पेक्ट थोड़ा अलग होता है। हमको वो फील अपना से हुआ है। सो हम बोलेगा कि पढ़ाई तो होना ही चाहिए। एंड हमको लगता है कि ये जो हम लोग का जनरेशन है उसको हम लोग को सुनना चाहिए, इस युवा को ना? हाँ, हम लोग का जो जनरेशन यूथ है उनको सुनना चाहिए एंड उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग को जो हम लोग एक साथ इकट्ठे स्टैंड टुगेदर होना चाहिए, क्योंकि जो ये इक्वालिटी है ये एक फेवर नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैम ने बोले। जी ज्योति मैम, आपसे भी मेरा सेम ही सवाल है। आई लाइक मैं तो जनरेशन आने वाला 5 years में जो जनरेशन के लिए आपने जो सजेशन मांगा है ना, क्या आप कैसे देखना चाहते हैं, जनरेशन से ज़्यादा मैं तो अभी पेरेंट्स को बोलूँगी कि पेरेंट्स लोग जितना हो सके अपना बेटी या अपना बेटा को पहले घर से सिखाइए इक्वलिटी कैसा करना है। आप घर में सिखाएंगे तभी जाके सोसाइटी चेंज होगा।
सोसाइटी चेंज होगा, कम्युनिटी चेंज होगा, कम्युनिटी चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, और स्टेट चेंज होगा तो कंट्री चेंज हो जाएगा। सो पहले आप घर से स्टार्ट कीजिए, उनको सिखाइए कि आपको किस तरह से लोग का साथ में बात करना है, या तो आप किस तरह से अपना जो फैमिली है, पार्टनर है, किस तरह से आगे चलना चाहिए। वो घर से स्टार्ट होता है। अगर आप रॉन्ग एग्जाम्पल घर में देता है, वही चीज़ वो सीखता है। तो रेस्पेक्ट है, और जो भी एक इंटेलेक्चुअल वाला जो थॉट्स होता है, और जो आने वाला जनरेशन होता है, आने वाला उसका फ्यूचर होता है, वो आपका घर से ही स्टार्ट होता है। अगर आप घर में एक अपना क्या बोलते हैं, मतलब बेटी का साथ में मिसबिहेव करेगा, या तो अपना बीवी का साथ मिसबिहेव करेगा, आपका बेटा वही सीखेगा, आपका बेटा का जनरेशन भी वही चलेगा। और बीवी भी अपना पति को डिसरेस्पेक्ट करता है, बहुत मतलब मिसबिहेव करता है, आपका बेटी भी वही सीखेगा, और आपका बेटी भी शादी होने के बाद वही काम करेगा। तो लाइक इसलिए घर से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। अगर आप बोलते हैं फ्यूचर में आपको ऑफिसर बनना है, अच्छा एजुकेशन करो, पहले घर से तो स्टार्ट कीजिए। आप वो माहौल नहीं देगा तो बच्चा कैसे अच्छा एजुकेशन करेगा? पहले आप घर में तो बताइए कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे रहना है, लोग का साथ कैसे बात करना चाहिए, वो घर से स्टार्ट होता है। तो आप उसको अच्छा एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छा स्कूल में डाल दो, आप उसको एक मैनर भी सिखाना पड़ेगा, एक अच्छा परवरिश भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं ये बोलूँगी कि 5 years अगर आप चेंजेस देखना चाहते हैं, वो पेरेंट्स से स्टार्ट होगा, और पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा, और बच्चों से ही दुनिया चेंज होगा। तो वही है। और बहुत बार हम लोग बोलता भी है कि वुमेन जो हम लोग आज, सिंस हम लोग वुमेन के ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं, वुमेन्स जो उसको सिंपैथी नहीं चाहिए, वुमेन्स को एक डिग्निटी, वैल्यू, रेस्पेक्ट वो चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, आर वी रेडी फॉर दैट? आज हम लोग यहाँ स्टेज में आके बैठ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, उसी तरह नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर वाला आएंगे वो 5 years में, और वो हमें ही स्टार्ट करना है। इनफैक्ट बेटी को बेटी ही रहने दे, हमें बेटों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। Exactly. जरूरत है तो बेटियों को सशक्त करने की। उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक काफी रोचक रहा होगा, प्रेरणादायक किस्से और कहानियों से आप रूबरू हुए होंगे, और साथ ही हमारे एस्टीम गेस्ट द लीगल लेडी एडवोकेट ज्योति मैम, मसल और विल पावर का एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली मैम हिलान याजिक जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।